हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? बढ़िया है। बस मैं भी चाहता हूँ कि आप भी बढ़िया रहें, हम भी बढ़िया रहें, दोनों साथ रहें। देखिए, इससे पहले हमारी जो वीडियो आई थी वो ज्योग्राफी की वीडियो थी। आज हमारी जो वीडियो होने वाली वो इतिहास की वीडियो होने वाली है। और इतिहास में क्या है, आधुनिक भारत के इतिहास से हमारी वीडियो शुरू होगी आज। और जो टॉपिक मैं आज कराने जा रहा हूँ वो टॉपिक इतने जबरदस्त है, हर पेपर में वो टॉपिक आते हैं आपके। ठीक है, ये समझ लीजिए कि कोई भी पेपर देना है ना आपको यूपीएससी देना है, वनडे कोई भी एग्जाम देना है, या पीसीएस देना है, यूपीएससी देना है, अगर आपको कोई भी एग्जाम देना है, जो टॉपिक मैं बता रहा हूं उनमें से ही क्वेश्चन आएंगे। ठीक है ना, जरा ध्यान से सुनना मेरे बच्चे। आज के टॉपिक हमारे जो टॉपिक है बेसिकली 4 टॉपिक मॉडर्न हिस्ट्री बैक टू बैक आने वाले हैं, यानी कि बैक टू बैक 4 टॉपिक आपके आएंगे। पहला टॉपिक आएगा आपका एग्लो मैसूर संघर्ष आएगा। एग्लो मैसूर संघर्ष आएगा। ठीक है, उसके बाद दूसरा एग्लो मिस अंग्रेज, यानी कि जो अंग्रेजों की युद्ध है किसके साथ है, मैसूर के साथ है। अंग्रेजों का युद्ध जो एग्लो मराठा संघर्ष है वो आएगा आपका। उसके बाद तीसरा आएगा टॉपिक आपका कर्नाटक युद्ध आएगा, कर्नाटक युद्ध आएंगे आपके। और उसके बाद चौथा आएगा एंग्लो सिख युद्ध आएंगे आपके। ये 4 टॉपिक है, 4 टॉपिक है। और ये 4 टॉपिक इतने जबरदस्त टॉपिक है कि हर पेपर में इन 4 में से क्वेश्चन आना निश्चित हो जाता है। अभी मैं जो लेक्चर बनाऊंगा बैक टू बैक लेक्चर आएंगे मॉडर्न हिस्ट्री के, आपकी लगातार मॉडर्न हिस्ट्री लेक्चर आएंगे। पहले एग्लो मैसूर संघर्ष आएगा, फिर एग्लो मराठा संघर्ष आएगा, फिर कर्नाटक युद्ध आएंगे, और उसके बाद एग्लो सिख युद्ध आएंगे। इनके संघर्ष कह दो, युद्ध कह दो, एक ही बात है। एग्लो मैसूर युद्ध आएंगे, एग्लो सिख युद्ध आएंगे, एग्लो मराठा युद्ध आएंगे, और कर्नाटक युद्ध आएंगे। ये कुल मिलाकर 4 टॉपिक है, बैक टू बैक है। इसके बाद यही टॉपिक चलेंगे आपके, पहले मॉडर्न हिस्ट्री के चारों, और मैं गारंटी से कहता हूं इन चारों में से एक क्वेश्चन आपका हर एग्जाम में आना निश्चित है। चाहे आपका एग्जाम कोई भी हो, उससे से निश्चित आना है क्वेश्चन आपका। ठीक है, चलिए इन चारों से ही क्वेश्चन आएगा। आप रिवाइज करके हम लोगों ने पढ़ लिया है, अब हम लोग आगे चलेंगे। ठीक है ना, अब हमारा टॉपिक होगा कौन सा होगा, एग्लो मैसूर संघर्ष। ठीक है, एग्लो मैसूर संघर्ष की ही बात करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत पूछा जाता है। चलिए, टॉपिक का नाम है एग्लो मैसूर युद्ध कह दो, संघर्ष कह दो, एक ही बात है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कहानी कैसे स्टार्ट होती है, एग्लो मैसूर युद्ध की कहानी ऐसे स्टार्ट होती है। देखिए, कहीं ना कहीं शुरुआत जो है बहुत प्राचीन काल से इसकी शुरुआत मानी जाती है। जो एग्लो मैसूर युद्ध है, देखा जाता है कि विजयनगर की विनाश, देखिए यहां पे इस तरह से ये दक्षिण भारत है आपका, ये दक्षिण भारत है, और यहां पे कर्नाटक है आपका, ये कर्नाटक है आपका, ये कर्नाटक है। और कर्नाटक में यहां पे आपका था विजयनगर। ठीक है, विजयनगर, ये विजयनगर था। कहते कौन सी नदी किनारे था विजयनगर? विजयनगर की राजधानी जो हम्पी थी वो तुंगभद्रा नदी किनारे बसी हुई थी। तो विजयनगर का विनाश कब हुआ था? तो विजयनगर का जो विनाश हुआ था वो तालीकोटा युद्ध हुआ था। तालीकोटा युद्ध था, जिसे राक्षस तांगड़ी का युद्ध भी कहते हैं। युद्ध हुआ था, ये 1565 में युद्ध हुआ था। ठीक है, मैं इतिहास बताना चाह रहा हूं कि मैसूर कहां से आया, मैसूर क्या था, मैसूर किस कंडीशंस में था, मैं उसका इतिहास बताना जा रहा हूं आपको। सबसे पहले मैंने इतिहास में बताया, क्या बताया मैंने इतिहास में बताया कि जो मैसूर है उसकी जन्म कैसे होता है, मैसूर आता कहां से है, और फिर एग्लो मैसूर युद्ध क्या, कितने मैसूर युद्ध होते हैं, उनका परिणाम क्या होता है, इन पे बात करेंगे। मैंने फिर कह रहा हूं, मैं दोबारा से कह रहा हूं, तिबारा कहूंगा, 4 बार कहूंगा, हजारों बार कहूंगा मैं क्वेश्चंस, कि डेफिनेटली हर पेपर में क्वेश्चन आता है। और जो आज की वीडियो बनेगी वो बहुत ही जबरदस्त वीडियो है, आपको अच्छे से पढ़ के चलनी है। यानी कि आप मैसूर का ओरिजिन कैसे होता है, मैसूर का जन्म कैसे होता है, ये आपको पता करना है सबसे पहले।
तो क्या करना है, विजयनगर साम्राज्य होता है, सब जानते हैं 1336 में जब दक्षिण भारत में विजयनगर की को जीतता है, कौन एमपीटी जीतता है, मोहम्मद बिन तुगलक जीतता है, मैसूर को जीतता है। तो वहां पे दक्षिण भारत में उसी के समय में 1336 में एक साम्राज्य की स्थापना होती है विजयनगर की, ठीक है। फिर विजयनगर, मैं यहाँ पे विजयनगर नहीं पढ़ा रहा हूं, मैं विजयनगर का मेडिवल हिस्ट्री नहीं पढ़ा रहा हूं, मैं मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ा रहा हूं। इसलिए आपको बस ये पकड़ना है, आपको ये पॉइंट पकड़ना है कि विजयनगर का विनाश कैसे हुआ। तो विजयनगर का जो विनाश हुआ था वो तालीकोटा का युद्ध हुआ था, और तालीकोटा का युद्ध जो हुआ था उसमें कहते हैं कि हिंदू मुस्लिम दोनों युद्ध के बीच, मतलब दोनों जो धर्म थे उनके बीच में युद्ध हुआ था। लेकिन हम इनकी बातें ज्यादा नहीं करेंगे, हम बात करेंगे मैसूर कहां से ओरिजिन हुआ है, मैसूर की उत्पत्ति कैसे हुई है। तो विजयनगर का विनाश का युद्ध जो माना जाता है वो तालीकोटा का युद्ध माना जाता है, राक्षस तांगड़ी का युद्ध माना जाता है जो 1565 में होता है। और विजयनगर का विनाश मान लीजिए आप। और बहमनी साम्राज्य था उस समय, विजयनगर के समकालीन माना जाता है बहमनी साम्राज्य। उसमें क्या था, उसमें बरार था, उसमें बीदर था, उसमें बीजापुर था, अहमदनगर था, गोलकुंडा था। ये 5 कहीं न कहीं प्रांत बने हुए थे। अब 5 प्रांतों में से कहा जाता है कि जो बरार था वो नहीं लड़ा था, तो बीदर था, अहमदनगर था, गोलकुंडा था और बीजापुर था। इन चारों ने मिलकर विजयनगर का विनाश किया था, और दैट इज कॉल्ड द तालीकोटा का युद्ध कहा जाता है इस विनाश को। और इसे राक्षस तांगड़ी का युद्ध भी कहा जाता है, राक्षस तांगड़ी वाले स्थान पे हुआ था, इसी से राक्षस तांगड़ी का युद्ध भी कहा जाता है। पहले मैं इतिहास बता रहा हूं कि मैसूर आया कहां से। और विजयनगर के विनाश के बाद क्या होता है कि यहाँ पे विजयनगर के विनाश के बाद, विजयनगर के साम्राज्य के बाद यहाँ पे कर्नाटक में एक वाडियार वंश की स्थापना होती है। किसकी स्थापना होती है? वाडियार वंश की स्थापना होती है। और कहा जाता है कि वाडियार वंश की जो स्थापना होती है, और वाडियार वंश की स्थापना कैसे होती है अब ये भी कहानी वाली बात है। तो विजयनगर कहा जाता है, विजयनगर के विनाश के बाद इसकी बहुत सारे भागों में डिवाइडेशन हुआ, विजयनगर का बहुत सारे भागों में डिवाइडेशन हुआ, यानी कि बहुत सारे भागों में डिवाइडेशन हुआ, इसका ये कई सारे भागों में बंट गया था विजयनगर। तो विजयनगर को आपस में बांट लिया था, कुछ अहमदनगर ने अपने कब्जे में कर लिया, कुछ गोलकुंडा ने अपने कब्जे में कर लिया, किसी ने बीजापुर ने कुछ ले लिया। तो ये इस तरह से पूरा विजयनगर जो बांट लिया गया था। और बांटने बाद कहा जाता है कि विजयनगर का विनाश के बाद उसका डिवाइडेशन हुआ, उसका बंटवारा, और बंटवारे में फिर एक नया प्रांत निकला, उसे मैसूर कहा जाता है, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि मैसूर आया कहां से। भैया सबसे पहली बात है कि विजयनगर का विनाश जो हुआ था वो राक्षस तांगड़ी का युद्ध या तालीकोटा जो 1565 में युद्ध हुआ था उस विनाश के बाद होता है। फिर विजयनगर के विनाश के बाद क्या होता है, विजयनगर को कई भागों में बांटा जाता है, और कई भागों में से एक भाग जो बनता है उसे कहा जाता है मैसूर कहा जाता है। और मैसूर में वाडियार वंश की स्थापना होती है, और वाडियार वंश की स्थापना होने के बाद यहाँ पे एक राजा होता है, उसका नाम है चिक्का किर्सनराज सेकंड। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है पर याद रखना। तो वाडियार वंश में एक राजा होता है चिक्का किर्सन राज सेकंड, एक राजा होता है, और ये शासक होता है वाडियार वंश का। ऐसा माना जाता है कि मैसूर जो था वो कहीं ने विजयनगर में से ही निकला था, विजयनगर का ही हिस्सा था। और वहां पे कहते हैं कि वाडियार वंश था, और वाडियार वंश का एक राजा था, उसका नाम चिक्का किर्सनराज सेकंड था। और चिक्का किर्सनराज सेकंड के टाइम में उसका एक मंत्री था जिसका नाम था नंदराज। सुनना मेरे बच्चे, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब नंदराज उसका मंत्री होता है, कहते हैं उसका वित्त मंत्री था, और वित्त मंत्री ने इतना सारा शासन प्रशासन अपने हाथों में ले लिया था कि कहीं ना कहीं कहा जाता है कि जो नंदराज था वो पूरे प्रशासन को अपने हाथों में ले रखा था उसने, और उसी के अनुसार जो है पूरा शासन प्रशासन चला करता था, ऐसा माना जाता है। और उसके बाद क्या होता है, नंदराज के हाथ में संपूर्ण शक्ति होती है। अब नंदराज के टाइम में एक हैदर अली एज ए सैनिक, एज ए सोल्जर वो भर्ती होता है, और भर्ती होने के बाद धीरे धीरे वो अपनी योग्यता, अपनी काबिलियत के आधार पे वो धीरे धीरे आगे बढ़ता जाता है, और आगे इतना बढ़ जाता है, कहा जाता है कि वो सैनिक से फिर वो सूबेदार बनता है, सूबेदार से फिर वो फौजदार बनता है, फौजदार से ऊपर फिर वो मलिक बनता है। मतलब ऐसे करते करते कहीं ना कहीं वो बहुत ऊंचे पद तक चला जाता है। और एक दिन हालात ये हो जाते हैं कि मैसूर का वास्तविक जो शासक है वो अब सबके हाथ से निकल जाता है, नंदराज के हाथ से निकल जाता है, और आखिरकार हैदर अली
पूरी तरह से मैसूर पर अपना अधिकार कर लेते हैं और इस तरह से कहीं न कहीं हैदर अली अपनी योग्यता, अपनी काबिलियत के आधार पर वो हैदर अली जो है वो मैसूर का शासक बन जाता है। तो कहने का मतलब है कि मैसूर कहां से आया, तो भैया मैसूर जो है विजयनगर के विनाश के बाद उसका जब डिवाइडेशन किया गया था तो उसमें से एक मैसूर प्रांत बनाया गया था और फिर मैसूर में एक वाडियार वंश आता है, फिर वाडियार वंश में एक चिक्का राज किशन राज सेकंड मंत्री वो बनता है, शासक बनता है और शासक बनने के बाद मैसूर का उसका एक मंत्री होता है नंदराज के अधीन एक सैनिक भर्ती होता है हैदर अली। कहते हैं कि हैदर अली के पिताजी भी एक सिंपल सैनिक ही थे जो वाडियार वंश के नीचे काम करते थे, वाडियार वंश के शासक के अधीन ही सेवा दिया करते थे। उसके बाद हैदर अली अपनी योग्यता के आधार पर एज ए सोल्जर भर्ती होता है वो सेना में और अपनी योग्यता के आधार पर वो इतने आगे तक चला जाता है कि एक दिन वो कहीं ना कहीं पूरे मैसूर को अपने अधिकार में कर लेता है, मैसूर का वास्तविक शासक बन जाता है। तो ये सब बातें बेसिकली बातें हैं, इनको थोड़ा सा ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट बातें नहीं है, बस आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि किस तरह से कहानी विजयनगर से मैसूर तक आई है और मैसूर से कैसे हैदर अली से आगे तक बढ़ाएगा। तो यहां तक का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पूरी कहानी को जिस तरह लिखना है, जिस तरह नोट्स बनाने वो आपकी प्रॉब्लम है, आप अपने अकॉर्डिंग नोट्स बनाइए, अच्छे नोट्स बनाइएगा, पूरी अच्छी तरीके से अपने नोट्स बनाइएगा, जब भी आपका जो है उद्धार होगा, नहीं तो उद्धार नहीं होने वाला, ठीक है ना। नोट्स ही आपकी पूंजी है, नोट्स ही आपकी मेहनत है, नोट्स ही आपके लिए सब कुछ है। तो नोट्स को अच्छी तरह से बनाइएगा, बढ़े करके बनाइएगा नोट्स वगैरह और फिर आप आगे चलते हैं। यहां तक की कहानी क्लियर हो गई, तो यहां तक हमारे हैदर अली आ गए। पर कहते हैं कि हैदर अली का जो जन्म था वो बूढ़ी कोटा में हुआ था। बूढ़ी कोटा एक जगह पड़ती है जो मैसूर में ही पड़ती है, तो बूढ़ी कोटा में हुआ था। हैदर अली का जन्म पूछ लेता है कि जन्म कब हुआ था, तो 1721 में हुआ था और ये कहां हुआ था, बूढ़ी कोटा में हुआ था। तो ये भी पूछ लेगा कि हैदर अली का जन्म कब हुआ, तो बूढ़ी कोटा में हुआ था। उसके पिताजी भी मैसूर के अधीन एक सिंपल सैनिक के रूप में अपनी सेवा दिया करते थे। तो यहां तक का स्क्रीनशॉट अगर आपने ले लिया हो तो फिर मैं आगे चलता हूं, यहां तक का स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है, ले लिया, गुड। चलिए कहानी जिस तरह बता रहा हूं इस तरह से ही आपको पढ़ना है, इस तरह से आपको कहानी को आगे लेके चलना है, ठीक है। बस मैं जैसे कह रहा हूं वैसे ही चलना है। नोट्स पे बहुत ध्यान देने के लिए कह रहा हूं क्योंकि नोट्स से आपकी पूंजी है, नोट्स से आपको लेके जाएगा एग्जाम तक, ठीक है ना। नोट्स के बिना आप अधूरे हैं, बिल्कुल अधूरे हैं, इतने अधूरे हैं कि जैसे दिल के बिना इंसान अधूरा है और आत्मा के बिना इंसान अधूरा है, ऐसे आप बिल्कुल नोट्स के बिना अधूरे हैं। तो नोट्स जरूर अपने अच्छे से तैयार कीजिए, आप नोट्स के बिना बिल्कुल नहीं काम चलने वाला आपका। देखिए ये थोड़ा सा काला बोर्ड हो गया क्योंकि जम गई है, इसके ऊपर लग रहा है मुझे जिंक जम गई है और ये बोर्ड पूरी तरह से शाइनिंग हो चुका है अपनी। तो दूसरे बोर्ड की व्यवस्था होगी, लेकिन लॉकडाउन चल रहा है तो लॉकडाउन में नया बोर्ड तो नहीं मिल पाएगा, तो हमें इससे ही काम चलाना होगा, ठीक है बच्चों। चलिए अब आगे चलते हैं। अब क्वेश्चन है, मैसूर तो हमारा स्टार्ट हो गया, मैसूर में हैदर अली आ गया, तो हम हैदर अली की विशेषता पढ़ लेते हैं। हैदर अली की विशेषता, विशेषताएं कर लेते हैं। कितनी विशेषताएं हैदर अली की, देखिएगा हैदर अली की विशेषताएं। देखिए हैदर अली, मैं पहले बता रहा था कि एक सिंपल सोल्जर रहा है मैसूर में और नंदराज के अधीन वो काम करता था, लेकिन धीरे धीरे वो आगे तक बढ़ा, उसने कैसे अपने अचीवमेंट प्राप्त किया। 4-5 विशेषताएं हैं, फिर हम उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो हैदर अली के बाद हम बात करेंगे, मैसूर के युद्धों की बात करेंगे। मैंने कहा ना कि बेसिकली नोट्स आपके बहुत अच्छे होने चाहिए। अगर नोट्स बहुत अच्छे हैं तो आराम से बढ़िया काम हो जाएगा, नोट्स अच्छे नहीं है तो कुछ नहीं हो पाएगा, इसलिए नोट्स पे ही विशेष ध्यान दीजिएगा। चलिए पहली बात आती है, जब हैदर अली, कहा जाता है कि जब हैदर अली जो थे, हैदर अली डिंडीगुल के फौजदार थे। यानी कि हैदर अली जब डिंडीगुल के फौजदार थे तो डिंडीगुल में उन्होंने क्या किया था, एक शस्त्रागार की स्थापना की थी। शस्त्रागार का मतलब ये होता है कि वहां पे शस्त्र को बनाया जाता है, जो आधुनिक जो टैंक्स टाइप होते हैं या मान लीजिए तोपें वगैरह होती है, जो बंदूकें होती है, उसे वहां पे जो शस्त्र बनाए जाते थे उसे शस्त्रागार कहा जाता था। और क्वेश्चन ये आता है कि डिंडीगुल में जो शस्त्रागार था उसका निर्माण किसने करवाया था, तो हैदर अली ने करवाया था। और कहा जाता है कि ये जो शस्त्रागार था ये आधुनिक जो यूरोपियन शस्त्रागार थे वो बिल्कुल उसके समान था, बिल्कुल वहां पे भी जो बंदूकें हैं, आधुनिक बंदूकें हैं वो बनाई जाती थी, तोप्स बनाए जाते थे, गोले बनाए जाते थे। और हैदर अली डिंडीगुल के फौजदार के रूप में जो वो था तो उसने डिंडीगुल में एक शस्त्रागार की स्थापना की थी। और किसकी हेल्प से की थी, तो फ्रांसीसियों की हेल्प से।
फ्रांसीसियों की मदद से उसने जो है ये कार्य किया था, ऐसा जाना जाता है। तो आपसे पूछा जाएगा कि डुंडीगुल में शस्त्रागार की स्थापना करने वाले कौन थे, तो हैदर अली थे। और हैदर अली की इस कार्य में, इस मदद में हेल्प करने वाले कौन थे, तो फ्रांसीसी थे जिन्होंने इसमें हेल्प की थी। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज आती है कि कहते हैं कि जो राजस्व प्रणाली थी, जो शासन प्रणाली थी, जो शासन प्रणाली थी और राजस्व प्रणाली थी जो हैदर अली ने किससे, मतलब किसकी प्रेरणा से लेके उसने शासन मैसूर में स्टार्ट किया था और वहां की शासन प्रणाली, राजस्व प्रणाली को चलाया था, तो कहते हैं मुगलों से इंस्पायर होके, मुगलों से प्रेरणा लेकर, मुगलों से प्रेरणा ली और मुगलों से प्रेरणा लेकर तब कहा जाता है कि उसने मैसूर में भी मुगलों की तरह उसने शासन प्रणाली स्टार्ट की थी और राजस्व प्रणाली स्टार्ट की थी। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि हैदर अली ने अपना शासन प्रणाली, प्रशासनिक शासन प्रणाली और राजस्व प्रणाली किस वंश के आधार पर चलाई थी, तो मुगलों के काल पे चलाई थी, जो मुगलों के आधार पर उन्होंने चलाई थी। ये पूछा जाता है क्वेश्चन, ये भी ध्यान रखना मेरे बच्चे, ठीक है ना। यहाँ तक का बहुत बढ़िया है। और ऐसा कहा जाता है कि कहीं ना कहीं मराठे उस समय बहुत दक्षिण भारत में बहुत फेमस थे और मराठों को अपने फेवर में करने के लिए कहीं ना कहीं उन्हें हिंदू देवी देवताओं के जो चित्र थे, उनकी आकृतियां थी या उनके जो देवी देव की मूर्तियां थी, उनको बनवाया था उन्होंने। तो कहा जाता है कि मराठों को अपने फेवर में करने के लिए, अपने सपोर्ट में करने के लिए उन्होंने हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां बनवाई थी और अपने सिक्कों पर कहीं ना कहीं उन हिंदू देवी देवताओं की जो आकृतियां होती है उनको भी छपवाया था। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। हम कह सकते हैं कि हैदर अली एक धार्मिक असहिष्णुता वाला राजा था या सहिष्णुता वाला राजा था, तो वो डेफिनेटली धार्मिक सहिष्णुता वाला राजा था। उसने किसी भी धर्म को विशेष सपोर्ट नहीं दिया था, बल्कि वो उसके लिए सभी धर्म बराबर थे। इसे धर्मनिरपेक्ष कह सकते हैं कि हैदर अली वास्तव में एक धर्मनिरपेक्ष शासक था। उसने हिंदू देवताओं के मंदिर बनवाए, उनकी मूर्तियां बनवाई और अपने सिक्कों पर उनकी आकृतियां बनवाई। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। तो हम कहेंगे कि हैदर अली क्या है, तो हैदर अली एक धर्मनिरपेक्ष शासक था। बिल्कुल सही है ये बात, वास्तव में वो एक धर्मनिरपेक्ष शासक था। और उसका एग्जाम्पल मैं देना चाहूंगा कि उन्हें हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां बनवाई हैं और उसने अपने सिक्कों पर, मैसूर के सिक्कों पर कहीं न कहीं हिंदू देवी देवताओं की आकृति के जो सिक्के थे, उनकी जो छाप थी, उनका जो डिजाइन था वो मिलता है। और ये दर्शा देता है वास्तव में कि हैदर अली वास्तव में धर्मनिरपेक्ष शासक था। ठीक है, तो ये जो मैं समझा रहा हूं उसको थोड़ा अच्छे से पढ़ना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे बच्चे। इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं हो सकता कुछ भी। बस आप आराम से अपने नोट्स बनाइएगा, प्यार से पढ़िएगा, हो जाएगा आपका काम। ठीक है, आगे चलते हैं। नंबर तीसरा पॉइंट, चौथा पॉइंट, उसने कहा जाता है कि अरब सागर और बंगाली खाड़ी से जो पानी के जहाज थे, उनका सामना करने के लिए उसने जहाजी बेड़ा भी बनाया था। तो हैदर अली ने एक जहाजी बेड़ा भी बनाया था। तो याद ना, बेड़ा भी बनाया था उसने। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है कि उसने कहीं ना कहीं एक जहाजी बेड़ा बनाया था अपना। और नेक्स्ट नंबर पे पांचवा पॉइंट हैदर अली का जो विशेष पॉइंट है, उसने कहा जाता है उसने अपनी सेना को, मैसूर की सेना को क्या किया, सेना को यूरोपियन स्टाइल में ट्रेंड किया था। यानी कि हैदर अली की जो विशेषता है, मैं एक बार फिर दोबारा से रिवाइज करना चाहूंगा कि हैदर अली ने क्या किया। हैदर अली जब फौजदार थे, ऐसा माना जाता है कि हैदर अली मैसूर के फौजदार, डिंडीगुल के फौजदार थे, तो उन्होंने फ्रांसीसियों की मदद से उन्होंने एक डिंडीगुल में एक शस्त्रागार की स्थापना की थी। और शासन प्रणाली, प्रशासनिक प्रणाली, राजस्व प्रणाली उन्होंने मुगलों से प्रेरणा ली उन्होंने। और प्रेरणा लेने के बाद उन्होंने पूरे मैसूर में पूरे प्रशासनिक और शासन प्रणाली, राजस्व प्रणाली मुगलों की तरह चलाई। और हैदर अली ने एक धर्मनिरपेक्ष शासक की भूमिका निभाई है। कैसे निभाई है? क्योंकि उसने सभी देवते, जैसे स्पेशली हिंदू देव, वैसे तो मुसलमान था वो, लेकिन उसने हिंदू देवी देवताओं की मूर्ति को बनवाया। ठीक है ना। और खास बात ये देखिए कि अपने सिक्कों पर उसने हिंदू देवी देवताओं की आकृति के जो सिक्के थे वे भी चलाए थे। तो इसलिए दर्शाता है कि कहीं ना कहीं हैदर अली वास्तव में एक धर्मनिरपेक्ष शासक था। और उसने जहाजी बेड़ा भी बनवाया, क्योंकि यूरोपियन शक्ति बहुत ज्यादा उस समय फॉर्म में थी, उस समय बहुत ज्यादा कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा वो पावरफुल थी। तो उनका सामना करने के लिए उसके एक जहाजी बेड़े की जरूरत थी। और उसके बाद आता है कि सेना को यूरोपियन स्टाइल में उसने ट्रेन किया था। यानी कि उसने अपनी सेना को भी, जिस तरह से यूरोप की सेना बहुत पावरफुल थी, इस तरह से उसने अपनी सेना को भी पूरी तरह से ट्रेन किया था। तो जैसे उनको ट्रेनिंग दी जाती थी, ऐसे उसने अपनी सेना को ट्रेनिंग दी। इसलिए कहा जाता है कि हैदर अली वास्तव में बहुत फेमस था।
तो यहां तक की हैदर अली कहानी होगी हमारी। लेकिन हैदर अली के समय, उस समय कौन कौन सी पावर थी उस समय, वो भी पढ़ लेते हैं। उस समय कौन कौन से भारत में फेमस जगह थी जहां पे अक्सर युद्ध की भावना, युद्ध की जो संभावना थी वो देखी जाती है, तो ये भी हम पढ़ लेते हैं। तो यहां तक का हैदर अली का आपने जो भी स्क्रीनशॉट लेना है ले लीजिए जल्दी से, फिर मैं आगे चलता हूं। तो ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया, अब आगे चलते हैं मेरे बच्चे। प्यार से पढ़ना, आराम से पढ़ना, जल्दी बिल्कुल मत करना, ठीक है ना, क्योंकि पढ़ाई का कहते हैं ना कि जल्दी काम शैतान काम होता है। तो शैतान नहीं बनना है, इंसान बनना है। इंसान है ना, इंसान है तो इंसान की तरह काम कीजिएगा, शैतान की तरह काम मत काम कीजिएगा, हमेशा अच्छे इंसान की तरह काम कीजिएगा। और अच्छे इंसान का मतलब ये होता है कि आराम से प्यार से टॉपिक को पढ़ना है, ठीक है। जल्दी बिल्कुल नहीं मचानी है कि अभी कर देंगे, अभी हो जाएगा, कुछ नहीं होने का बेटा, धीरे धीरे सब कुछ होगा। ये नोट्स है ना, आपको नोट्स ही आगे लिखते जाएंगे, ठीक है। कोई कह लगा अभी हो जाएगा, ये हो जाएगा, 1 महीने में कोर्स पूरा हो जाएगा, बिल्कुल नहीं होने वाला। कम से कम 6 महीने लगेंगे आपको, पूरे 5 और 1 6 महीने लगेंगे पूरे कोर्स पूरा करने में। आराम से करा दूंगा, आप टेंशन मत लीजिएगा, धीरे धीरे लेक्चर लेते रहिएगा, आराम से निकल जाएंगे। चलिए अब आते हैं कि समकालीन शक्तियां कौन सी थी। समकालीन शक्तियां कौन सी थी, शक्तियां उस समय जब मैसूर था उस समय उसकी समकालीन शक्तियां कौन सी थी, तो देख लेते हैं उस समय समकालीन शक्तियां कौन कौन सी थी। तो देखिए दक्षिण भारत तक जाएंगे हम लोग, तो यहाँ पे कहा जाता है यहाँ मराठा थे और यहाँ निजाम था। मराठा और निजाम की दोनों की बात करेंगे, कैसे थे। कहा जाता है कि दोनों किसी के फेवर में भी नहीं थे और दोनों किसी के विरुद्ध में भी नहीं थे। ये कहा जाता है कि दोनों ही अवसरवादी थे। कैसे थे दोनों? अवसरवादी थे, अवसरवादी थे। अवसरवादी का मतलब ये होता है कि उन्हें जहां अवसर अच्छे मिलते थे, जहां पे उनको लगता था कि हमारा यहाँ फायदा होगा, तो वे वहीं की तरफ मुड़ जाते थे। तो इसलिए कहा जाता है कि मराठा और निजाम जो थे वो पूरी तरह से अवसरवादी थे। और मद्रास में उस समय क्या था, मद्रास था, मद्रास जो था अंग्रेजी बस्ती थी यहाँ, ये अंग्रेजी बस्ती थी यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पे माही था, माही समझते होंगे, माही जिसे कहते हैं माही, ये फ्रांसीसी बस्ती थी, फ्रांसीसी बंदरगाह था उस समय का फेमस, तो फ्रांसीसी बंदरगाह था, ठीक है। तो उस समय की जो फेमस पावर्स थी, जब मैसूर था उस समय, तो मैसूर कहाँ था, मैसूर यहाँ था, इस तरह मैसूर यहाँ था। तो मैसूर के साथ कौन सी मराठा शक्ति थी, उसमें निजाम थी शक्ति उस समय की, और मद्रास में अंग्रेजों की शक्ति थी, उस समय वहां फ्रांसीसी शक्तियां थी। तो इस तरह से कुल मिलाकर कह सकते हैं कि अंग्रेज थे वहां पर, फ्रांस थे और निजाम थे और मराठा थे। ये मोस्टली 4 शक्तियां थी जो उस समय दक्षिण भारत में जो कह सकते हैं कि मैसूर के समकालीन मानी जाती है। तो यहाँ तक किसी को कोई डाउट हो, कुछ भी हो, जरा पूछ लेना, कमेंट्स वगैरह दे देना मुझे, तो मैं दोबारा से लेक्चर रिवाइज कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं, ठीक है बच्चे। चलिए बहुत बढ़िया। मैं जानता हूं बोर्ड में भी क्वालिटी नहीं है और लाइटें भी इतनी अच्छी नहीं है मेरी, मैं जानता हूं, लेकिन बच्चे पूरा वास्तव में प्रीफरेंस दे रहे हैं, पूरी लगन के साथ मनोज सर का साथ दे रहे हैं, और मैं चाहता हूं कि इस तरह से साथ देते रहिए मेरा। मैं एक दिन कहीं ना कहीं डिजिटल बोर्ड भी होगा, आप ये मत समझना कि मनोज सर ऐसे ही पढ़ाते रहेंगे, कहीं ना कहीं एक दिन डिजिटल बोर्ड भी आएगा, सब कुछ बढ़िया हो जाएगा। जैसे क्लासेस होती है ऑनलाइन, बढ़िया क्लासेस चलेंगी, लेकिन शुरुआत सबकी ऐसी होती है, धीरे धीरे शुरुआत ऐसी है। बस आप मेरा साथ मत छोड़ना और मेरा साथ देते रहना, हम चलते रहेंगे इस तरह से। चलिए अब बात करते हैं कि एग्लो मैसूर युद्ध कितने होते हैं। एग्लो मैसूर युद्ध कितने होते हैं, तो उन पे बात कर लेते हैं। देखिए मैंने कहा कि एग्लो मैसूर युद्ध लगभग 4 मैसूर युद्ध होते हैं, 1 फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। यानी कि एग्लो मैसूर युद्ध कितने हैं, तो 4 एग्लो मैसूर युद्ध है। पहला है फर्स्ट एग्लो मैसूर युद्ध, फर्स्ट एग्लो मैसूर युद्ध है। ये कब होता है मेरे बच्चे, कि ना ये 1767 में होता है और ये खत्म हो जाता है 1769 में। इसका परिणाम क्या निकलता है, इसका परिणाम क्या निकलता है, तो इसका परिणाम निकलता है मद्रास की संधि। ये भी आज मैं साथ साथ बता रहा हूं, मद्रास की संधि, इनकी विस्तार से डिटेल बात करूंगा मैं, 1769, ये भी आपना। चलिए दूसरा हमारा कौन सा है, सेकंड एंग्लो मैसूर युद्ध। सेकंड एंग्लो, एंग्लो में होता है अंग्रेजों के साथ होता है तो एंग्लो बोला जाता है मेरे बच्चे। सेकंड एंग्लो मैसूर युद्ध है, मैसूर युद्ध है। ये कब होता है, ये होता 1780 तक होता है और ये 4 साल चलता है, तो 1784। और यहाँ पे संधि कौन सी होती है, इसका परिणाम क्या निकलता है, तो उसका परिणाम निकलता है मेरे बच्चे, वो निकलती है मद्रास संधि। यहाँ पे मंगलोर की संधि, मंगलोर की संधि ये कब होती है, 1784 में होती है। उसके बाद थर्ड एंग्लो मैसूर युद्ध होता है, थर्ड एंग्लो मैसूर युद्ध होता है, मैसूर युद्ध होता है।
ये कब होता है? 1790 में होता है और 1792 में खत्म हो जाता है। 1792 में खत्म हो जाता है। और इसका परिणाम क्या निकलता है? इसका भी परिणाम निकलता है, इसका परिणाम निकलता है मेरे बच्चे श्रीरंगपट्टनम, श्रीरंगपट्टनम की संधि। ये कब होती है? 1792 में होती है। ठीक है। और उसके बाद जो है नेक्स्ट वाला जो है, नेक्स्ट कौन सी निकलती है? उसके बाद फोर्थ एंग्लो मैसूर युद्ध होता है। ये 1799 में होता है। और उसका परिणाम क्या निकलता है? तो भैया इसका परिणाम निकलता है कि मैसूर विन बाय अंग्रेज, यानी कि अंग्रेजों के द्वारा इसे जीत लिया जाता है। तो 4 मैसूर युद्ध है जो मुझे बताने हैं। यहां तक मैसूर युद्ध जरा तैयार कर लीजिए, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर मैं आगे चलता हूं। ठीक है। फिर उसके बाद फर्स्ट एंग्लो मैसूर युद्ध होगा, सेकंड एंग्लो मैसूर युद्ध होगा, फिर उसके बारे में बताया जाएगा। ठीक है, गुड। चलिए, तो ये बेसिक क्वेश्चन है, सब थोड़ा सा ध्यान रखना। ये तो बस टॉपिक है, समझ लीजिएगा। इनका डिटेल की हम बात करेंगे अब आगे। 4 मैसूर युद्ध हुए हैं, चारों एंग्लो मैसूर युद्ध है, बहुत फेमस है, बहुत पूछे जाते हैं पेपर में। लेकिन मैंने कहा 4 टॉपिक है, कर्नाटक युद्ध है, मैसूर युद्ध है, मराठा युद्ध है, सिख युद्ध है। भैया इन चारों को अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा, पेपर में मिल जाएगा क्वेश्चन। गारंटी से बोल रहे हैं, चाहे तुम्हारा पीसीएस का हो, चाहे तुम्हारा आरएस का एग्जाम हो, चाहे किसी का भी एग्जाम हो, तुम्हें क्वेश्चंस मिल जाएगा यहाँ से। ठीक है। बोर्ड की हालत थोड़ी सी खराब है, ज्यादा स्थिति खराब है इसकी, पेन को ऑब्जर्व नहीं कर पा रहा है सही तरीके से। चलिए अब आगे चलते हैं। फर्स्ट एंग्लो मैसूर युद्ध, फर्स्ट एंग्लो मैसूर युद्ध ये कब होता है? 1767 में होता है और 1768 में खत्म हो जाता है। और उसका परिणाम क्या निकलता है? पहले बता दिया, इसका परिणाम मद्रास की संधि निकलता है। तो कहानी क्या है, किस वजह से ये युद्ध हुआ था, अंग्रेजों का मैसूर युद्ध क्यों हुआ था, क्या हालात थी उसकी, तो इस पर हम डिस्कस कर लेते हैं। और उसका परिणाम कितना निकलता है उस पर बात कर लेते हैं। और फिर मद्रास संधि में क्या होता है, क्या नहीं होता, इस पर बात करते हैं। ठीक है। चलिए, फर्स्ट एंग्लो मैसूर युद्ध की वजह क्या थी, इसकी वजह बताई जाती है। देखिए, कहा जाता है कि धीरे धीरे जो हमारे हैदर अली थे, उनका संबंध जो फ्रांस के साथ वो बढ़ता जा रहा था, बहुत बड़ा, और उनकी दोस्ती बहुत अच्छी हुई। ऐसा माना जाता है कि दोनों की दोस्ती बहुत बढ़ रही थी। लेकिन अंग्रेज कहीं ना कहीं इस बात से बहुत दुखी थे कि फ्रांसीसी के साथ में हैदर अली जुड़ा हुआ है, और हैदर अली फ्रांस के साथ जुड़ा हुआ है, तो उनकी ताकतें दिन पर दिन बढ़ रही है। तो इस वजह से वो बहुत दुखी थे। तो ऐसा मान सकते हैं कि हैदर अली और फ्रांसीसी की मित्रता से भी बहुत परेशान थे। और कहीं ना कहीं कहा जाता है कि मद्रास की जो गवर्नर था, मद्रास की जो अंग्रेज सरकार थी और हैदर था, उनके बीच में कहीं ना कहीं कर्नाटक की सीमा को लेकर, कर्नाटक की सीमा कहां पे है कहां नहीं है, तो कर्नाटक की सीमा को लेकर विवाद खड़ा हुआ। और बस इस युद्ध की यही वजह बनी। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, पहली वजह ये हो सकती है कि हैदर अली एवं फ्रांसीसियों के बीच बढ़ती मित्रता। देखिए, दोनों के रिश्ते बहुत अच्छे थे। ऐसा माना जाता है कि दोनों के रिश्ते काफी अच्छे थे, क्योंकि यूरोप महाद्वीप में भी देखा जाए तो अंग्रेज और फ्रांस की उनकी बनती नहीं थी आपस में। दरअसल क्या था, जब अमेरिका का युद्ध चल रहा था, ऐसा माना जाता है अमेरिकी स्वाधीनता क्रांति चल रही थी, तो अमेरिका के सपोर्ट में, अमेरिका को स्वतंत्र कराने में फ्रांस का बहुत बड़ा हेल्प था। उन्होंने बहुत हेल्प की, ऐसा माना जाता है। और इस बात से कहीं ना कहीं ब्रिटेन नाराज थे। ब्रिटेन, दरअसल वो ब्रिटिश का गुलाम था अमेरिका, तो कहीं ना कहीं फ्रांस जो है उनके विरुद्ध काम कर रहा था। तो इससे फ्रांस और कहा जाता है इंग्लैंड आपस में काफी एंटी है, एक दूसरे के विरोधी माने जाते हैं। और भारत में फ्रांसीसी और कहीं ना अंग्रेज भी दूसरे विरोधी रहते हैं। तो हैदर अली और फ्रांस के बीच में जो बढ़ती ही दोस्ती है, मित्रता है, उसने कहीं ना कहीं अंग्रेजों को हैदर अली के विरुद्ध खड़ा कर दिया था। और उनकी ये साइकोलॉजिकल इफेक्ट भी माना जाता है कहीं ना कहीं इस युद्ध को करने की वजह। और कहीं ना कहीं कहा जाता है कि इसकी तो ये वजह थी, कह सकता हूं मैं, हैदर अली एवं फ्रांसीसी की बढ़ती मित्रता के विरोधी बन गए थे, विरोधी अंग्रेज हो गए थे। जो अंग्रेज थे, तो मित्रता के विरोधी अंग्रेज थे, बिल्कुल वे हमेशा उसका विरोध चाहते थे कि इसका फ्रांसीसी का विरोध करते थे। और फ्रांसीसी हेल्प में हमेशा कौन, हैदर अली साथ साथ आता था। इस वजह से हमेशा उनका विरोध करने लगे हैदर अली का। और दूसरी मेन वजह क्या हो सकती है? मेन वजह तो यह है कि मद्रास की अंग्रेज सरकार और हैदर अली के बीच, हैदर अली के बीच क्या हुआ? कर्नाटक की सीमा को लेकर
कर्नाटक की सीमा विवाद हुआ। बस ये पॉइंट इंपॉर्टेंट, यानी कर्नाटक की सीमा को विवाद को लेकर दोनों के बीच में विवाद हो जाता है, ऐसा माना जाता है, और बस कहीं ना कहीं दोनों के बीच में फिर लड़ाइयां शुरू हो जाती है। तो पहले कर्नाटक युद्ध की जो पहले जो एंग्लो मैसूर युद्ध की जो वजह आती है वो आती है कर्नाटक की सीमा विवाद आता है, और कौन के बीच में आता है, यानी कि मद्रास की, यानी कि मद्रास की सरकार के बीच में आता है। ऐसा माना जाता है कि मद्रास की सरकार थी, अंग्रेज सरकार, और हैदराली के बीच में कर्नाटक की सीमा को लेकर विवाद हुआ था, और इस विवाद इतना बढ़ गया था कि युद्ध की कंडीशन फिर चला गया। और कंडीशंस में फिर क्या होता है, तो चलते हैं कहानी। अब युद्ध स्टार्ट होता है। ऐसा कहा जाता है कि युद्ध जो होता है, युद्ध होता है फर्स्ट एंग्लो मैसूर युद्ध होता है। फर्स्ट एंग्लो मैसूर युद्ध होता है, और ये 67 से शुरू होता है और 1769 तक चलता है। इस युद्ध में कहा जाता है कि जो हमारा कौन था, यानी कि हमारा जो हैदर अली था, हैदर अली के पास में हैदर अली की संयुक्त सेना थी। हैदर अली की संयुक्त सेना कौन कौन सी थी, कहते हैं कि निजाम भी इनके साथ थे, निजाम भी थे, मराठा भी साथ थे, हैदर अली के साथ। और किसके विरुद्ध थे ये, अगेंस्ट किसके विरुद्ध लड़ रहे थे ये अगेंस्ट लड़ रहे थे अंग्रेजों के विरुद्ध। अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ रहे थे। अंग्रेज भी कौन थे, अंग्रेजों लड़ रहे थे, अंग्रेज भी कौन थे, तो मद्रास की सरकार के विरुद्ध लड़ रहे थे। तो कहा जाता है कि इस युद्ध में कहीं न कहीं हैदर अली का पलड़ा बहुत भारी रहा, और इस युद्ध में अंग्रेज पहली बार हारे। देखिए अंग्रेजों को बड़े धक्के वाली चीज लगी यहाँ पर कि अरे हम कैसे हार सकते हैं, लेकिन वे हारे डेफिनेटली। और लोगों को लगा कि अंग्रेज तो हारे नहीं सकते, वे तो बहुत पावरफुल होते हैं, लेकिन ये तीनों की, मराठों की, निजाम की और हैदर अली की सेना ने इन को हरा दिया। और हराने के बाद परिणाम ये निकला कि अंग्रेजों ने अपनी जो कहा जाता है पराजय वो स्वीकार कर ली थी, और वे संधि के लिए तैयार हुए। आखिरकार मद्रास में इसकी संधि मानी जाती है, मद्रास की संधि हुई, और 1769 में संधि होती है। और संधि में क्या हुआ डिसाइड, कि बहुत सारी बातें डिसाइड हुई कि कैसे कि एक दूसरे के जो क्षेत्र हैं वो एक दूसरे का आदान प्रदान कर दिए जाएंगे, और एक दूसरे के जो युद्ध बंदी है उन्हें भी आदान प्रदान किया जाएगा। और यहाँ पे युद्ध हार जाने के रूप में, युद्ध के हार जाने के रूप में कहीं ना कहीं अंग्रेजों को 30 लाख रुपए देने पड़े। तो ये पहली बार ऐसा हुआ कि अंग्रेजों को मुंह की खानी पड़ी। और कहते हैं कि मद्रास संधि किसके समय में हुई थी, तो रॉबर्ट क्लाइव के समय में हुई थी। तो यहाँ तक का है, एक बार लिख दूं, आप चिंता मत कीजिएगा। तो हैदर अली की संयुक्त सेना, निजाम और मराठा साथ थे, और अगेंस्ट अंग्रेजों के थे। इसमें ये जो पार्टी की संयुक्त सेना थी ये विन हो गई, ये जीत गई। और फिर क्या हुआ, अंग्रेजों को मजबूर होकर एक संधि करनी पड़ी। तो परिणाम क्या निकला इसका, तो परिणाम निकला मद्रास की संधि। मद्रास की संधि निकली, मद्रास की संधि निकली। तो मद्रास संधि में कब हुई है, 1769 में हुई। और उसमें बेसिकली तीन बातें बताई थी, मैंने दोबारा सुनिए। और किसके साथ हुई, तो यहाँ पे हैदर अली प्लस रॉबर्ट क्लाइव। आपसे पूछा जाएगा, सब चीज पूछेगा आपसे एग्जाम वाला, ये नहीं कि आपसे 2-3 मोटी मोटी बातें पूछेगा हो जाएगा, बिल्कुल नहीं, आराम से पूछेगा। सिर्फ नोट्स अच्छे से बनाइएगा। तो पहली कंडीशन मद्रास संधि की बताता हूं। पहली कंडीशन क्या है कि एक दूसरे के जीते हुए क्षेत्र को वापस कर दिया जाएगा, और एक दूसरे के जो युद्ध बंदी है उनको भी वापस किया जाएगा। ठीक है, ये भी आपको लिख लेना। और दूसरी चीज आपको लिखनी है कि यहाँ पे युद्ध के हार जाने के रूप में हैदर अली को 30 लाख रुपए मिलते हैं जो अंग्रेज देते हैं। तो अंग्रेज जो है इस युद्ध के हार जाने के रूप में 30 लाख रुपए हैदर अली को पकड़ाते हैं कि लो साहब हमसे गलती हो गई, हमें माफ कर दो, और युद्ध यहीं पे समाप्त हो जाता है। तो ये कंडीशन थी, जरा ध्यान से पढ़ना मेरे बच्चे, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ तक हमारा पॉइंट क्लियर हो गया। अगर पॉइंट क्लियर हो गया तो हम आगे चलते हैं। तो यहाँ तक अपना दिमाग रखिए, ठीक है ना। जल्दी से आप स्क्रीनशॉट लीजिए और फिर हम आगे चलते हैं, ठीक है। चलिए अब पढ़ते हैं सेकंड एंग्लो मैसूर युद्ध। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, 4 युद्ध पढ़ने हमें। मैं आज 2 युद्ध पढ़ाऊंगा, एक थोड़ा सा लेक्चर जो बचेगा वो मैं कल कराऊंगा, क्योंकि स्टार्टिंग थी मैसूर युद्ध की, थोड़ा थोड़ा करके बताऊंगा। मैंने कहा ना आपको एकदम नहीं कि पूरी रफ्तार से चलूंगा, बिल्कुल नहीं, मैं धीरे धीरे लेके चलूंगा, ठीक है। अब बात करेंगे सेकंड एंग्लो मैसूर युद्ध। ये कब होता है, ये 1780 से होता है और 84 में ही खत्म हो जाता है, ठीक है। और संधि कौन सी होती है आपको मैं पहले बता चुका, इनकी यहां मंगलोर की संधि होती है। अच्छा, कहानी कैसे हो जाती है, कहानी कैसे बिगड़ती है, कहानी का अनुरूप कैसे शुरू होता है, तो इसी के बारे में बात करेंगे हम लोग। तो कैसे शुरू होती है कहानी, सुनिएगा श्रीमान जी। इसकी वजह क्या है, इस युद्ध की होने की वजह क्या है, तो वजह देख लेते हैं। वजह क्या है, देखिए इसकी वजह कहा जाता है कि यूरोप में कहीं ना कहीं यूरोप में हलचल होती है, और यूरोप की हलचल की वजह ही है भारत में कहीं ना कहीं इस युद्ध की वजह बनती है। यूरोप में होता क्या है, कहा जाता है कि यूरोप में फ्रांस जो है वो अमेरिका की हेल्प करता है उसको स्वतंत्र दिलाने में, और अंग्रेजों के विरुद्ध खड़ा हो जाता है। और फिर यही कंडीशंस भारत में भी क्रिएट हो जाती है। अब फ्रांसीसी जो अंग्रेज हैं वे दूसरे के विरुद्ध खड़े हो जाते हैं,
और फ्रांसीसी की हेल्प के लिए कौन आता है? तो सब जानते हैं हैदर अली के साथ खड़ा हुआ है। तो जब फ्रांसीसी पे अटैक होगा तो हैदर अली भी सामने आएगा, और हैदर अली जब उसके सामने आएगा तो हैदर अली किसका विरोधी बन जाएगा? तो अपनी अंग्रेजों का विरोधी बन जाएगा। तो यहाँ यही कंडीशन हुआ कि फ्रांसीसी बस्ती थी, फ्रांसीसी बंदरगाह था एक, उसका नाम माही था, माही। तो माही पर अटैक कर देते हैं अंग्रेज, पर अटैक बाय किसके द्वारा? अंग्रेजों के द्वारा। यानी कि फ्रांसीसी बंदरगाह पे अंग्रेजों के द्वारा जो है वो कहीं ना कहीं अटैक कर दिया जाता है। और जब फ्रांसीसी पे अटैक होगा तो सिंपल सी बात है, हैदर अली फ्रांसीसी के साथ है क्योंकि दोनों की दोस्ती है। अब दोनों की दोस्ती है तो कहीं ना कहीं हैदर अली भी इनके साथ जुड़ जाता है फ्रांसीसी के। तो फिर क्या होता है? फिर युद्ध शुरू हो जाते हैं। अब इस युद्ध में जो ये सेकंड एंग्लो मैसूर युद्ध था, ये एक युद्ध थोड़ी था, यहाँ पे तो कम से कम 4-5 युद्ध होंगे आपके, ठीक है ना? 4-5 युद्ध होते हैं, तब इन सब युद्ध को मिला के ही सेकंड एंग्लो मैसूर युद्ध कहा जाता है। पहला युद्ध कहा जाता है अरंदी में होता है। अरंदी में सेना होती है, हैदर अली होता है, निजाम होता है, मराठा होते हैं, और युद्ध में बहुत अच्छी तरह से तीनों मिलकर लड़ते हैं, अंग्रेज साथ में लड़ते हैं, और रिजल्ट वही आना है, यानी कि अंग्रेज फिर हार जाएंगे। अंग्रेज युद्ध को हार गए यहाँ तक, तो तीनों साथ। लेकिन कहीं ना कहीं वॉरेन हेस्टिंग्स आ जाता है। वॉरेन हेस्टिंग्स बड़ी चतुराई से कहा जाता है कि संयुक्त गठबंधन को तोड़ देता है, और यहाँ से निजाम, क्योंकि दोनों ही अवसरवादी हैं, निजाम भी अवसरवादी है और कहीं कहीं मराठा भी अवसरवादी है, तो उनको कहीं ना कहीं उसको निजाम को और मराठा को वॉरेन हेस्टिंग्स जो है वो क्या करता है? वो उनको तोड़ देता है गठबंधन को, और तोड़ने के बाद क्या करता है कि उन्हें अपनी तरफ मिला लेता है। अब हैदर अली अकेला पड़ जाता है, तो हैदर अली को अकेला पड़ता है। तो कहीं ना कहीं मैंने कह रहा हूं कि युद्ध जो था सेकंड एंग्लो मैसूर युद्ध था, वो एक युद्ध नहीं था, वो कम से कम 3 या 4 युद्ध होने वाले हैं। तो युद्ध जो होता है, पहला युद्ध में बता दो आपको युद्ध कितने होते हैं। तो पहला युद्ध में हम जाते हैं तो अरंदी में युद्ध होता है। अरंदी में संयुक्त सेना किस किस की है? तो मैंने कहा ना, अरंदी में एक संयुक्त सेना होती है मेरे बच्चे, वो किसकी होती है? हैदर अली की होती है। हैदर अली होती है, प्लस निजाम होती है, और प्लस मराठा होती है। इन तीनों की संयुक्त सेना होती है, और किसके विरुद्ध होती है? अगेंस्ट किसके विरुद्ध होती है? तो अगेंस्ट अंग्रेजों के विरुद्ध होती है। जब अंग्रेजों के विरुद्ध होती है, जीतते कौन है? संयुक्त सेना ही जीतेगी, यही जीतेगी। अब यहां पे चाल खेली जाती है। इस युद्ध में क्या था? अरंदी के युद्ध में कहीं ना कहीं हैदर अली की विजय प्राप्त होती है, लेकिन कूटनीति वॉरेन हेस्टिंग काम कर जाती है। हारने के बाद भी वॉरेन हेस्टिंग यहाँ पे कूटनीति का इस्तेमाल करता है, और क्या करता है? इनके निजाम और मराठा को क्या करता है? इस गठबंधन से, सेना से बाहर निकाल देता है। और वॉरेन हेस्टिंग्स के बारे में मैं काफी बता चुका आपको। वॉरेन हेस्टिंग्स, तो वॉरेन हेस्टिंग्स ने कहा जाता है कि निजाम को और मराठा को हैदर अली से अलग कर दिया था। तो ये आप ध्यान रखना, जीत तो जाते हैं युद्ध से, लेकिन उसकी शक्ति को कमजोर कर दिया जाता है। किसके? हैदर अली को। तो संयुद्ध हो, उसके बाद दूसरा युद्ध कहां होता है? पोलीलूर। पोलीलूर का युद्ध होता है। पोलीलूर का युद्ध होता है, इसमें कौन होता है? टीपू सुल्तान होता है, टीपू सुल्तान होता है, और प्लस अंग्रेज होते हैं। अब इसमें क्या होता है? पोलीलूर के युद्ध में कहा जाता है कि जो टीपू सुल्तान है और अंग्रेज है, दोनों बराबरी पे छुड़ जाते हैं, ना तो उसकी जीत होती है ना उसकी जीत होती है। तो आपसे पूछेंगे कि सेकंड एंग्लो मैसूर युद्ध में पोलीलूर का युद्ध किस किस के बीच हुआ? तो टीपू सुल्तान के बीच हुआ और अंग्रेजों के बीच हुआ था, ठीक है? यहां तक आपने आराम से पढ़ना बहुत अच्छी तरीके से। उसके बाद पोर्टो नोवा का युद्ध होता है। पोर्टो नोवा का युद्ध भी बहुत फेमस है, बहुत पूछा जाता है। पोर्टो नोवा का युद्ध, पोर्टो नोवा का युद्ध होता है, ये हैदर अली के साथ होता है, और प्लस अंग्रेजी सैनिक, ठीक। इस युद्ध में अंग्रेजों के साथ कौन होता है? यहाँ पे वेली होता है, वेली, यहाँ वेली होता है, वेली हार जाता है, ठीक है। ये पूछा जाता है, कहीं पर क्वेश्चन पूछा गया था कि हैदर अली जो था वो बहुत ज्यादा घायल हुआ था, वो किसके युद्ध में हुआ था? तो कहा जाता है कि वो सेकंड एंग्लो मैसूर युद्ध में हुआ था। उसमें पोर्टो नोवा युद्ध हुआ था जो आयरकुट के साथ हुआ था, अंग्रेज आयरकुट था। वो युद्ध बहुत ही जबरदस्त युद्ध हुआ था, इसमें बहुत ज्यादा कहते हैं कि घायल हो गया, वॉन्डेड हो गया था हैदर अली। तो अंग्रेज कौन है? तो यहाँ पे आयरकुट अंग्रेज है, और हैदर अली बहुत जख्मी हो जाता है, और जख्मी में 7 दिसंबर 1782 में उसकी डेथ हो जाती है। किसकी? यानी कि यहाँ पर हैदर अली की डेथ हो जाती है। अपने पिता की मृत्यु के बाद भी कहा जाता है कि टीपू सुल्तान पूरी बहादुरी के साथ लड़ता रहा, और फिर उसने चौथा युद्ध लड़ा, वो 1783 में उसने युद्ध लड़ा। और किसने? टीपू सुल्तान ने टीपू सुल्तान ने युद्ध लड़ा, और किसके साथ लड़ा? मैथ्यूज के साथ लड़ा। मैथ्यूज के साथ लड़ा, वो जीत गया था,
टीपू सुल्तान भी अपने पिता की तरह एक महान सैनिक था, एक महान शासक था, और टीपू सुल्तान ने भी अपने पिता की तरह युद्ध जीते हैं अंग्रेजों के विरुद्ध। तो कहा जाता है कि टीपू सुल्तान ने मैथ्यूज को हरा दिया 1783 में, लेकिन अगले साल क्या होता है कि फ्रांस के साथ वहां जो उधर यूरोप में क्या होता है कि अंग्रेजों की और फ्रांस के बीच में वहां पर क्या संधि हो जाती है। तो यहाँ पे अब टीपू सुल्तान को कहीं न कहीं अब फ्रांस की हेल्प नहीं मिलती है। मैथ्यूज को हराने के बाद फिर भारत में फिर एक कहा जाता है कूटनीति चलती है अंग्रेजों द्वारा, और कहा जाता है कि मतलब फ्रांस में एक समझौता कर लिया जाता है कि आपके साथ और हमारे बीच में कोई लड़ाई नहीं होगी, लेकिन आपको भी टीपू सुल्तान का साथ नहीं देना। और आखिरकार क्या होता है, फिर डिक्लेरेशन होती है, घोषणा होती है फ्रांस द्वारा कि अब हम टीपू सुल्तान का साथ नहीं देंगे। अब टीपू सुल्तान समझ जाते हैं कि अकेला वो अंग्रेजों से युद्ध नहीं लड़ सकता, अंग्रेजों पूरी तरीके से उन पे युद्ध को नहीं जीत सकता है। तो तब उसने सोचा कि ठीक है, 1783 के बाद उन्हें ये पता चलता है कि फ्रांस से मेरा साथ नहीं देंगे, तो टीपू सुल्तान क्या करता है, टीपू सुल्तान छोड़ देता है। क्या छोड़ देता है, यानी कि फ्रांस का साथ छोड़ देता है, फ्रांस उसका साथ छोड़ देते हैं, और अगर वो समझ जाता है कि अब युद्ध को लंबा चलाना ठीक नहीं होता, तो उसके बाद टीपू सुल्तान उससे संधि कर लेता है, और ये संधि होती है मंगलोर की संधि होती है। तो इन चारों के युद्ध का जो परिणाम होता है वो मंगलोर की संधि होती है। मंगलोर की संधि होती है, और दोनों के बीच संधि हो जाती है, एक दूसरे के प्रदेश, एक दूसरे के जो बंदी है वो रिहा कर दिए जाते हैं 1784 में, और फिर एक बार फिर शांति होती है सबके बीच में। लेकिन कहानी फिर थर्ड एंग्लो-मैसूर युद्ध की होगी, जो अगले लेक्चर में होगी मेरे दोस्तों। यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लीजिए आप, उसके बाद मैं लेक्चर खत्म करता हूँ। इसके साथ करता हूँ गुड नाइट, जय हिंद, जय भारत।